कहानी की शुरुआत एक प्रिंस से होती है जो अपने पिता की मौत के बाद गुलाम बन गया था। वह अपने अंकल से बदला लेने के लिए उसके राज्य पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपनी क्वीन से होती है जिसे उसके अंकल ने उसके पिता को मारने के बाद बंदी बना लिया था। प्रिंस अपनी माँ से कहता है, मैं पिता और आपके साथ हुई नाइंसाफी का बदला जरूर लूंगा, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे अंकल के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मुझसे तुम्हारे पिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी माँ की ये बातें सुनकर प्रिंस का दिल टूट जाता है। वह दुखी होकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इस पर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जब तुम अपने अंकल से बदला लेकर किंग बन जाओगे तो मैं तुम्हारी क्वीन बनूंगी। इतना कहकर वो प्रिंस को किस करती है। प्रिंस को अपनी माँ की इस अजीब हरकत पर यकीन नहीं होता। साल 885 ईस्वी का समय था। एक किंग जो युद्ध जीतकर अपने राज्य वापस लौट रहा था, अपने साथ ढेर सारे गुलाम और खजाना भी लाया था जो उसने दुश्मनों से छीना था। किंग के लौटने पर उसकी जनता उसका जोरदार स्वागत करती है। जनता की खुशी देखने लायक थी। किंग, क्वीन और अपने बेटे एमलेथ के पास जाता है। सभी उसे इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। किंग एमलेथ को जीत का तोहफा देते हुए एक लॉकेट देता है जो उसने एक राजकुमारी को हराकर हासिल किया था। युद्ध जीतने की खुशी में राज्य में एक भव्य पार्टी रखी जाती है। पार्टी में किंग का भाई भी आता है जो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ पार्टी का पूरा मजा लेता है। किंग का भाई बेहद ताकतवर था और किंग ने अब तक जितनी भी जंगें जीती थीं, उसमें उसके भाई का बड़ा हाथ था। पार्टी के दौरान क्वीन किंग के पास जाकर उसे जीत की बधाई देती है और एक ड्रिंक ऑफर करती है जिसे किंग पी लेता है। रात को किंग अपनी क्वीन को अपने शरीर पर लगे जख्म दिखाते हुए कहता है, इस युद्ध में मुझे गंभीर चोटें आई हैं। मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एमलेथ को किंग बना दूं। क्वीन साफ मना कर देती है। वह कहती है, एमलेथ अभी छोटा और कमजोर है, वह अभी किंग बनने लायक नहीं है। किंग कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस पर क्वीन जवाब देती है, एमलेथ को किंग बनाने से पहले तुम्हें अपने भाई को मारना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें जीत दिलवाई थी। अगर तुम एमलेथ को किंग बनाओगे तो वह तुम्हारे खिलाफ बगावत कर सकता है। किंग को क्वीन की बात सही लगती है। वह एमलेथ को लेकर एक मंदिर जाता है जहाँ वह उसे किंग बनाने से पहले पूजा कराना चाहता था। किंग एमलेथ से कहता है, जैसे मैं अपने पिता के साथ यहाँ आया था वैसे ही आज तुम भी मेरे साथ यहाँ आए हो। मंदिर में एक पंडित एमलेथ से ऐसी पूजा कराता है जिससे वह अंदर से ताकतवर बन सके और अपने अंदर छुपे वुल्फ को जागा सके। किंग और एमलेथ दोनों भेड़िए की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन एमलेथ की दहाड़ कमजोर थी। किंग उसे देखकर कहता है, तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें और मजबूत बनना होगा। फिर पंडित किंग और एमलेथ को एक विशेष पानी पीने के लिए देता है। पानी पीने के बाद एमलेथ जब अपने पिता के घाव छूता है तो उसे अजीब से विजन आते हैं जो उसे बहुत परेशान कर देते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं तो कुछ मास्क्ड सैनिकों का हमला हो जाता है। किंग एमलेथ को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन एमलेथ अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह छुपकर देखता है कि कैसे किंग बहादुरी से लड़ता है, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण किंग ज्यादा देर टिक नहीं पाता। किंग तलवार के कई घाव खाकर गिर जाता है। फिर एक नकाबपोश अपना नकाब हटाता है। वो कोई और नहीं, खुद किंग का भाई था। किंग के भाई ने अपनी तलवार से किंग की गर्दन उड़ा दी। इसके बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एमलेथ को भी ढूंढो और मार डालो। एमलेथ अपनी जान बचाते हुए भागता है। एक सैनिक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन एमलेथ सैनिक की नाक काटकर वहां से भाग जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर एमलेथ अपने गांव पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि उसके अंकल के सैनिक उसके पिता के सारे लोगों को मार रहे थे और उसकी माँ को पकड़कर ले जा रहे थे। जब सैनिक लौटते हैं तो अंकल को पता चलता है कि एमलेथ गायब है। अंकल झूठी खबर फैला देता है कि एमलेथ मर चुका है। एमलेथ जो अभी बच्चा ही था, कुछ कर नहीं सकता था। वह भटकते हुए समुद्र के किनारे पहुंचता है और फिर दुखी दिल से एक नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने कसम खा ली थी कि एक दिन लौटकर वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा और अपनी माँ को आजाद कराएगा। समय बीतता है। अब रशिया का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एमलेथ एक शक्तिशाली वाइकिंग लुटेरा बन चुका था। उसकी जिंदगी अब किसी शहजादे जैसी आरामदायक नहीं थी, बल्कि हर पल खतरे से भरी थी। एमलेथ हर दूसरे
दिन नए गांवों पर हमला करता, वहां के लोगों को लूटता और गुलाम बना लेता था। जबकि उसके साथी लोगों को कत्ल कर देते थे, एमलेथ सिर्फ गुलाम बनाकर छोड़ देता था क्योंकि उसे बेगुनाहों को मारना पसंद नहीं था। एक दिन एक गांव को लूटने के बाद एमलेथ एक इमारत में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अजीब सी औरत से होती है जिसकी आंखें नहीं थीं। वह औरत कोई साधारण नहीं थी, उसके पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह एमलेथ को याद दिलाती है, तुम अपना बदला भूल चुके हो, तुम्हारा अंकल आज भी उतना ही जालिम है। वह बताती है कि उसके बेटे ने उसकी आंखें फोड़ दी थीं। वह भविष्यवाणी करती है कि तुम्हें एक लोमड़ी की मदद से एक खास तलवार मिलेगी जिससे तुम फ्योनिर को मारकर अपना बदला ले सकोगे। ये सब कहकर वह औरत गायब हो जाती है। एमलेथ को अब अपना पुराना वादा याद आ जाता है, बदला लेने का वादा। अब वह हर हाल में अपना इरादा पूरा करना चाहता था। अगले दिन एमलेथ को पता चलता है कि उसके साथी कुछ गुलाम उसके अंकल फ्योनिर को बेचने जा रहे हैं। उसे यह भी मालूम होता है कि अपने भाई को मारने के बाद फ्योनिर को भी खुशियां नसीब नहीं हुई। एक और राजा ने उस पर हमला कर दिया था और फ्योनिर को सब कुछ छोड़कर एक आइलैंड पर भागना पड़ा था। अब एमलेथ को वहां पहुंचने का एक ही तरीका नजर आता है, खुद स्लेव बनकर जाना। वह अपने बाल काटकर गुलाम का भेष बना लेता है। जब वह स्लेव्स के साथ समुद्र के रास्ते आइलैंड की ओर जा रहा था, तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान के दौरान एक लड़की ओल्गा पानी में गिर जाती है। एमलेथ किसी तरह उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। जब वे आइलैंड पहुंचते हैं तो फ्योनिर के सैनिक उन्हें पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। रास्ते में ओल्गा एमलेथ से पूछती है, तुम गुलाम नहीं लगते, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? एमलेथ उसे सब कुछ बता देता है, मैं यहाँ अपने अंकल को मारने आया हूँ जिसने मेरे पिता को मारा था। फ्योनिर जो अपने बेटे के साथ गुलामों का इंतजार कर रहा था, उन्हें देखकर खुश नहीं होता। उसे सब गुलाम कमजोर लगते हैं। एमलेथ को समझ आ जाता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। वह एक साथी गुलाम के साथ लड़ाई करता है और उसे बुरी तरह हराता है। ये देखकर फ्योनिर समझ जाता है कि एमलेथ उसके काम का आदमी है। फ्योनिर उसे बुलाता है और नाम पूछता है। एमलेथ झूठा नाम बताता है। फ्योनिर उसे खेतों में काम करने भेज देता है। साथ ही कुछ स्लेव्स और लड़कियों को महल के भीतर रखा जाता है जिनमें ओल्गा भी थी। वहाँ लड़कियां खाना बनाने और सफाई का काम करती थीं। एमलेथ और बाकी स्लेव्स से दिन रात भारी काम करवाया जाता था। एक दिन जब ओल्गा एमलेथ से मिलने जाती है तो फ्योनिर के सैनिक उसे पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन एमलेथ गुलामों के साथ काम करते करते फ्योनिर के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब भी जिंदा है और उसने फ्योनिर के दूसरे बेटे को जन्म दिया है। एमलेथ काम से फुर्सत पाकर रात में फ्योनिर के खिलाफ प्लान बनाते हुए एक चाकू चुराने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर बाहर घूमती एक लोमड़ी पर पड़ती है। उसे उस औरत की बात याद आती है जिसने उसे भविष्य में बताया था कि एक लोमड़ी उसे तलवार तक ले जाएगी। एमलेथ समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है, इसलिए वो लोमड़ी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक पंडित से होती है। पंडित एमलेथ को पहचान कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक प्रिंस हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह एमलेथ को उस पुराने पंडित का कटा हुआ सिर दिखाता है जिसे पहले किंग ने एमलेथ को सौंपा था। फ्योनिर ने उस पंडित को भी मार दिया था, लेकिन ये नया पंडित उसका सिर संभाल कर रखे हुए था क्योंकि उसे यकीन था कि एमलेथ एक दिन जरूर लौटेगा। पंडित एमलेथ को उस पंडित की आत्मा से मिलवाता है जो उसे एक शक्तिशाली तलवार के बारे में बताती है। इस तलवार की मदद से एमलेथ को फ्योनिर का अंत करना था, लेकिन इस तलवार को हासिल करने के लिए एमलेथ को एक योद्धा से लड़ना पड़ता। पंडित उसे यह भी बताता है कि अगर वह सच में अपना बदला लेना चाहता है तो उसे अपने दिल से अपनों का सारा प्यार निकालकर सिर्फ फ्योनिर के लिए नफरत भरनी होगी। एमलेथ पंडित से मिलने के बाद एक खंडहर में जाता है जहां उसे एक पुराने किंग की मम्मी दिखती है जिसके हाथ में वही तलवार थी। एमलेथ चुपके से तलवार लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मम्मी जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। एमलेथ को याद आता है कि वह सिर्फ चांद की रोशनी में उसे हरा सकता है। यह सोचकर वह मम्मी को चांद की रोशनी की तरफ धक्का देता है। जहां पहुंचते ही वह मम्मी झुक जाती है और एमलेथ को उसे मारने का मौका मिल जाता है। एमलेथ उस मम्मी को मारकर तलवार लेने जाता है, लेकिन देखता है कि मम्मी अब भी उसी जगह मौजूद है। इस बार मम्मी बिना कोई विरोध किए उसे तलवार दे देती है और फिर मिट्टी बनकर गायब हो जाती है। तलवार लेकर एमलेथ वापस लौटता है, लेकिन तभी फ्योनिर का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज़ें सुनकर फ्योनिर आता है, मगर एमलेथ भी कुत्ते की तरह घुर्राता है, जिसे देखकर फ्योनिर लौट जाता है। एमलेथ देखता है कि फ्योनिर
ओल्गा के पास गया है, लेकिन ओल्गा की तबीयत खराब होने की वजह से उसे मना कर देती है। फियोनिर गुस्से में आकर गुलामों से उसे पीटवाता है। यह देखकर आमलेथ का खून खौल उठता है। वह तुरंत फियोनिर पर हमला करना चाहता है, लेकिन सूरज निकलने ही वाला था और वह जानता था कि दिन में वह तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए आमलेथ अपनी तलवार छिपा देता है और फिर ओल्गा से मिलता है। वह उसे तलवार के बारे में बताता है और भरोसा दिलाता है कि जल्दी ही वह फियोनिर को मारकर उसे इस कैद से आजाद कर देगा। ओल्गा हमेशा की तरह आमलेथ का साथ देने को तैयार हो जाती है। आमलेथ उसे अपनी माँ के बारे में भी बताता है कि वह अभी भी फियोनिर के साथ रहने को मजबूर है। डर के मारे चुपचाप अपने बच्चे के साथ वहीं रहती है। फियोनिर अपने बच्चों और कुछ गुलामों को लेकर एक खेल खिलाने ले जाता है, जहाँ दो टीमों को एक बॉल के लिए लड़ना था और दूसरी टीम के खिलाड़ियों को जान से मारना था। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें एक दूसरे को बेरहमी से मारती हैं और अंत में सिर्फ फियोनिर और दूसरी टीम का एक खिलाड़ी बचता है। फियोनिर का बेटा गुस्से में आकर खुद बॉल लेकर भागने लगता है, लेकिन दूसरी टीम का खिलाड़ी उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त आमलेथ आकर उस खिलाड़ी को मार देता है, जिससे फियोनिर का बेटा बच जाता है। आमलेथ की बहादुरी देखकर फियोनिर बहुत खुश होता है और उसके सम्मान में एक जश्न रखा जाता है। अब से आमलेथ को मेहनत वाला काम नहीं करना था, बल्कि गुलामों को आदेश देने थे। उसे एक औरत के साथ रहने की भी अनुमति दी जाती है। आमलेथ चाहता तो ओल्गा को चुन सकता था, क्योंकि अब फियोनिर का उस पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन आमलेथ को सिर्फ ओल्गा चाहिए थी, इसलिए वह उसे जंगल में ले जाता है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद ओल्गा एक जादू करती है, जिससे जमीन से कुछ मशरूम निकलते हैं जो उनकी मदद कर सकते थे। अगली रात आमलेथ काम खत्म करने के बाद फियोनियर के खास आदमियों को मारकर उनकी लाशें रास्ते में टांग देता है। ये देखकर फियोनियर के खास सिपाही को शक होता है कि ये हमला किसी दूसरे राज्य ने किया है, लेकिन फियोनियर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे असली खतरा महसूस होता है। फियोनियर को गुलामों पर शक नहीं था, इसलिए वह एक पुजारी को बुलाता है। पुजारी सब कुछ जांचने के बाद कहता है कि यह मामूली हमला नहीं है, हमलावर के अंदर बदले की आग जल रही है और वह फिर हमला करेगा। पुजारी की सलाह पर फियोनियर एक गुलाम लड़की की बलि देने का आदेश देता है। जब सब बलि की तैयारी में लगे होते हैं, आमलेथ कुछ जानवरों से आवाजें निकलवाता है, जिससे कुत्ते भौंकने लगते हैं और घबराकर फियोनियर पर ही हमला कर देते हैं। फियोनियर कुत्ते को मार देता है और सबको जानवरों के पीछे भेज देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आमलेथ मंदिर में घुसता है और लड़की को आजाद कर देता है। साथ ही बलि देने वाले पुजारी को भी मारकर मंदिर में लटका देता है। अगले दिन आमलेथ गुलामों के खाने में ओल्गा के जादू से मिले मशरूम मिला देता है। मशरूम खाते ही गुलामों की हालत खराब हो जाती है और वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आमलेथ ओल्गा की मदद से फियोनियर के घर जाता है और अपनी माँ से मिलता है। वह अपनी असलियत बताता है और भरोसा दिलाता है कि जल्द ही फियोनियर को मारकर उसे यहाँ से ले जाएगा। माँ उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक ऐसा राज बताती है जो आमलेथ की दुनिया ही बदल देता है। वह कहती है कि आमलेथ को उसके पिता ने गुलामों में से खरीदा था, मतलब आमलेथ असली बेटा नहीं था, बस गोद लिया हुआ था। इतना ही नहीं, माँ बताती है कि उसने ही फियोनियर से मिलकर उसके पिता का कत्ल करवाया था, ताकि वह उस इंसान के साथ खुशी से रह सके जिससे वह सच्चा प्यार करती थी। आमलेथ को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ने ऐसा किया है। माँ कहती है कि किंग हमेशा अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहते थे, जबकि फियोनियर उसे हमेशा अहमियत देता था, इसलिए उसने किंग को मरवा दिया। जब आमलेथ कहता है कि वह उसे भी मार देगा, माँ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मुझे कैसे मार सकते हो। वह चाहती थी कि आमलेथ फियोनियर और उसके बेटे को मार कर नया किंग बने और वह खुद उसकी क्वीन बने। इतना कहकर माँ उसे चूमने लगती है। आमलेथ को विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ऐसा कर रही है। गुस्से में आमलेथ जाकर फियोनियर के बेटे को मार देता है। अपने दिल का बोझ लेकर वह ओल्गा से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन ओल्गा उसे समझाती है कि जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, उसे नहीं जाना चाहिए। आमलेथ को भी एहसास होता है कि अब वह गुलामों के बीच नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी माँ उसकी सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जब फियोनियर को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। तभी आमलेथ की माँ उसके पास आती है और बताती है कि यह सब आमलेथ ने किया है, क्योंकि वह बदला लेने आया है। यह सुनते ही फियोनियर के सिर पर खून सवार हो जाता है और वह एक एक कर अपने सारे सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद वह ओल्गा के पास आता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे भी मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय आमलेथ वहाँ पहुँच जाता है। उसने अपने गले में वही लॉकेट पहन रखा था जो उसके पिता ने उसे दिया था। आमलेथ अपना असली नाम बताता है और फियोनियर को लड़ाई के लिए ललकारता है। फियोनियर गुस्से से उसे घूरता रहता है। तभी आमलेथ कहता है कि तुम्हारे बेटे का दिल मेरे पास है, जो मैंने उसे मारकर कल रात निकाला था। यह सुन
सुनकर फियोनिर आग बबूला हो जाता है और अपने सिपाहियों को एमलेथ पर हमला करने का हुक्म देता है। सिपाही एमलेथ से लड़ने लगते हैं, लेकिन एमलेथ उन सब पर भारी पड़ता है। मौका पाते ही ओल्गा वहाँ से भाग जाती है। ओल्गा के भागते ही एमलेथ जानबूझकर फियोनिर के सामने सरेंडर कर देता है। फियोनिर यह देखकर खुश हो जाता है कि एमलेथ ने हार मान ली है। वह एमलेथ से अपने बेटे का दिल भी वापस ले लेता है। तभी एमलेथ हंसते हुए कहता है, ये दिल तुम्हारे बेटे का नहीं, तुम्हारे कुत्ते का है। फियोनिर का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह एमलेथ को एक कमरे में कैद करवा देता है, जहाँ एमलेथ पर भयंकर अत्याचार किया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वह सच्चाई बताने से मना कर देता है। फियोनिर सोचता है कि बाद में एमलेथ से निपटेगा, क्योंकि अभी उसे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बाकी सिपाही भी वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते एमलेथ की तलवार को भी बेकार समझकर फेंक देते हैं। सबके जाते ही कमरे में कुछ काले कौवे और एक रहस्यमय आदमी आते हैं। दूसरी ओर जब फियोनिर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लौटता है और एमलेथ के पास आता है, तो देखता है कि एमलेथ वहाँ से भाग चुका है। अब अगर एमलेथ की बात करें तो वह थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसे अजीब सपने आ रहे थे। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे ओल्गा ने बचाया है। एमलेथ खुद को परेशान देखता है और सोचता है कि शायद वह ओल्गा को भी इस मुसीबत में डालकर गलत कर रहा है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि सब कुछ छोड़कर ओल्गा के साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताएगा। फिर वह ओल्गा के साथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वे दोनों एक समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जहाँ एक नाव जाने के लिए तैयार थी। उनके कहने पर उन्हें भी नाव में बैठने दिया जाता है। जैसे ही एमलेथ नाव में बैठता है, उसकी नजर ओल्गा के गले के घाव पर पड़ती है, जो फियोनिर की तलवार से लगा था। उसी पल एमलेथ को एक विजन आता है। उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होते हैं और वहीं उसे पता चलता है कि ओल्गा माँ बनने वाली है। उनका बेटा भविष्य में एक महान किंग बनेगा। एमलेथ ये बात ओल्गा को बताता है और वह खुशी से भर जाती है। वह कहती है, अब हम इस सब से बहुत दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और अपने बच्चे को कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ने देंगे। एमलेथ मुस्कुराता है, लेकिन फिर गंभीर होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जब तक फियोनिर को मार न दूं, मैं चैन से नहीं जी सकता। मेरा बच्चा फियोनिर के जिंदा रहते कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। ओल्गा उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि फियोनिर को मारे बिना एमलेथ को कभी शांति नहीं मिलेगी। एमलेथ नाव के मालिक को अपनी अंगूठी देता है और कहता है, मेरी पत्नी को सुरक्षित जगह पहुंचा देना। ओल्गा उसे जाते देख फूट फूट कर रोने लगती है। वह चीखती है, लेकिन एमलेथ नहीं रुकता। वह कहता है, नया किंग मैं नहीं, मेरा बेटा बनेगा। यह कहकर वह समंदर में कूद जाता है और बेचारी ओल्गा बस आंसुओं में भीगती रह जाती है। एमलेथ वापस फियोनिर के आइलैंड लौटता है और देखता है कि उसके सिपाही खुद ही मर रहे हैं, क्योंकि एमलेथ की तलवार वहीं रह गई थी। उस तलवार में कोई खास शक्ति थी जो हर बार एमलेथ को मुश्किल से निकाल लेती थी। पहले भी एमलेथ इसी तलवार की वजह से फियोनिर के सिपाहियों को हरा पाया था, और अब भी वह उसी तलवार से उस सिपाही को मार देता है जिसने बचपन में एमलेथ को पकड़ा था और जिसकी नाक एमलेथ ने काट दी थी। एमलेथ सारे सिपाहियों को खत्म कर देता है और सारे गुलामों को आजाद कर देता है। इसके बाद वह फियोनिर को ढूंढने उसके घर में घुस जाता है। जैसे ही वह फियोनिर को ढूंढने लगता है, एमलेथ की माँ उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। एमलेथ खुद को बचाने के लिए तलवार आगे कर देता है, जिससे तलवार उनकी माँ को लग जाती है और उनकी भी मौत हो जाती है। अब फियोनिर एमलेथ के सामने आता है। घर में चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। फियोनिर एमलेथ से कहता है, चलो नर्क में मिलते हैं। नर्क उस जगह का नाम था जहाँ दोनों तलवारों के साथ लड़ने वाले थे। अब दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बचपन से लेकर अब तक एमलेथ ने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया था। जख्मी हालत में भी वह बिना देर किए नार्क की ओर बढ़ता है, जहाँ फियोनिर उसका इंतजार कर रहा था। फियोनिर एमलेथ पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन एमलेथ गुस्से में अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करता है और उस पर पूरा जोर लगा देता है। लड़ते लड़ते फियोनिर एमलेथ के सीने में तलवार घोंप देता है, लेकिन उसी वक्त एमलेथ भी उसका सिर काट देता है। एमलेथ ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन खुद भी अपनी जान खो बैठा। मरते हुए एमलेथ को अपने सामने ओल्गा और अपने बच्चे नजर आते हैं, और उसी खूबसूरत ख्याल के साथ एमलेथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। इस ट्रैजिक एंड के साथ हमारी इस कहानी का भी अंत हो जाता है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि बदला लेकर भी इंसान कुछ नहीं पाता, बल्कि खुद सब कुछ खो देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।